शराबबंदी की सफलता पर अब सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। पहले जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी को फेल बताया, तो अब कांग्रेस नेता भी शराबबंदी से सरकारी राजस्व को नुकसान की बात कहते हुए शराब की दुकान खोलने की बात कह रहे हैं। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। शराबबंदी नीतीश सरकार का एक ऐसा फैसला जिसका जिक्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश हर मंच से करते रहे हैं, लेकिन विरोधी तो विरोधी, अब तो सहयोगी भी शराबबंदी पर सवाल उठाने लगे हैं। कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास का बयान सुन लीजिए। सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सजा होती है, तो उससे भी वो बचे। कहाँ कहाँ आप रोक लगाइएगा। माफिया हर जगह सक्रिय है। कुछ पुलिस वाले भी हैं जो माफियाओं से मिले हुए हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो उस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन शराबबंदी के बाद लगभग कितने लोगों की जान चली गई और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमको नहीं लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। प्रतिमा कोई पहली नेता नहीं है जिन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाया हो। नीतीश कुमार के सहयोगी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी कई बार थोड़ी थोड़ी शराब पीने की वकालत कर चुके हैं। हम कहा है कि शराब कोई जरूरी नहीं कि शराब है, कभी कभी वो दवा के रूप में भी काम करती है। जैसे मृत संजीवनी है और ये सब चीज़ है। कॉलरा में काम किया है, हम लोग दिया है और सब कॉलरा दे दिया है। उस प्रकार से अगर गरीब तबके के लोग हैं, रात्रि में थकावट मिटाने के लिए अगर थोड़ा सेवन करते हैं और रात में सो जाते हैं तो हम समझते हैं वो बुरा नहीं। यही नहीं, अभी एक दिन पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी शराबबंदी को फेल बता दिया था। शराबबंदी सफल है, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। शराबबंदी सफल जब तक जनता नहीं चाहेगी तो शराबबंदी सफल होगी। सरकार के सिर्फ करने से शराबबंदी कभी सफल हो सकता है? सीधे हम लोग कह देंगे एकदम सफल हो गए, सफल नहीं है। लेकिन इससे समाज को फायदा बहुत हुआ है। जितना सफल होगा उतना और फायदा होगा और समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। प्रतिमा कुमारी दास के बयान के बाद एक बार फिर बिहार में शराबबंदी पर सियासी बहस छिड़ गई है। बहस ये कि अगर शराबबंदी फेल हो चुकी है, शराबबंदी से ना तो शराब की सप्लाई रुक रही है, ना शराब पीने वाले रुक रहे हैं, और तो और जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में क्या शराबबंदी की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? शराबबंदी से हो रहे नुकसान के एक दूसरे पहलू की तरफ इशारा किया था IRCTC के ग्रुप जनरल मैनेजर जफर आजम ने कहा था कि शराबबंदी की वजह से बिहार का पर्यटन प्रभावित हो रहा है। आप अगर चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा आए, फॉरेन करेंसी आए, तो आपको उनको उनके हिसाब से भोजन का और पीने का आज़ादी देना होगा। नहीं तो वो क्यों आएंगे यहाँ? आप ये बताएं। हमने चर्चा किया, कई देशों में लोगों ने कहा कि हम कैसे जाएं बिहार। सवाल है कि जब शराबबंदी से कोई फायदा ही नहीं, फिर शराबबंदी क्यों? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर नीतीश सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने भी शराबबंदी पर सवाल खड़ा कर दिया। हाजीपुर में उन्होंने कहा कि जिस तरह से समानांतर मार्केटिंग चल रही है कि शराबबंदी से जो अपेक्षा थी वो पूरी नहीं हो पाई। हालांकि उन्होंने शराबबंदी को अच्छा भी करार दिया। होती जा रही है कहीं न कहीं पैरेलल टू द गवर्नमेंट, इन लोगों का जिस ढंग से चल रहा है तभी तो लोग को कह देते हैं कि कहीं न कहीं बंदी का असर नहीं है। या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो अपेक्षा पीपुल्स को है कि नहीं पूर्णतः शराबबंदी, उसमें कहीं न कहीं हम लोग सफल नहीं हो पा। कांग्रेस विधायक के बयान के बाद बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि बिहार में सिर्फ नाम के लिए शराबबंदी है। वहीं जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार को राजस्व की नहीं बल्कि समाज की चिंता है। प्रतिमा दास ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। चूंकि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिहार सरकार कोई काम नहीं कर रही है और शराबबंदी एक ढकोसला करा दिए हैं नीतीश कुमार जी, जो उपेंद्र कुशवाहा ने भी बोला और प्रतिमा दास ने भी आज वही चीज को उन्होंने कहने का तरीका बदल दिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी एक अभूतपूर्व कदम साबित हुआ है। नीतीश कुमार जी ने कभी रेवेन्यू की चिंता नहीं की बल्कि समाज की चिंता की है। हाँ, कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होती है।
इसका यह मतलब नहीं है कि शराबबंदी कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। सभी दलों ने मिलकर समर्थन दिया था, तब जाकर यह कानून लागू हुआ था। कुछ लोग अपने हिसाब से बयान देते रहते हैं। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का नारा लगाया जाता है, जिससे साफ है कि पार्टी अब गौण हो चुकी है और एक व्यक्ति के सामने सब नतमस्तक हैं। सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि संविधान के मुताबिक विधायिका सर्वोच्च होगी, लेकिन अब कार्यपालिका सर्वोच्च हो गई है। और बिहार में नीतीश कुमार ये नारा लग सकता है, पार्टी भी गौण है। आज जिन राजनीतिक दलों के हम झंडादार हैं, वह पार्टी भी गौण है। आज व्यक्तियों के सामने नतमस्तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के मौके पर कहा कि बिहार में जल्द शिक्षकों की बहाली होगी और इस मौके पर नीतीश कुमार ने शिक्षकों को चेतावनी दी। नीतीश ने कहा, जो नहीं पढ़ाएंगे वो निकाल दिए जाएंगे, लेकिन जो पढ़ाएगा उसका वेतन बढ़ाया जाएगा। शिक्षा दिवस पर नीतीश की नसीहत। लड़के लड़कियों को खूब प्रेम से पढ़ाइए, नहीं पढ़ाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे। इतना देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए उनको। जो शिक्षक पढ़ाएंगे उनका वेतन भी बढ़ाएंगे। जब अगर पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा। शिक्षा दिवस का मौका था। पटना का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल शिक्षकों और छात्रों से खचाखच भरा हुआ था। पूरा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा कि बिहार में जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। अब शिक्षक का तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, कल भी हम कहीं गए तो कुछ लोग खड़े थे कि जल्दी बहाली होना चाहिए, तो हमने कहा कि अरे जल्दी बहाली होगा, चिंता मत करो। तब आप लोग भी देख लीजिए कि जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए और ज्यादा जितने भी स्कूल और बनाने हैं, अब उसके लिए तो हम लोगों ने कर ही दिया ना भाई कि सबको पढ़ाएंगे। शिक्षा दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने बिहार के सरकारी शिक्षकों को चेतावनी भी दी। सीएम ने कहा कि अगर नहीं पढ़ाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे, लेकिन जो शिक्षक अच्छे से पढ़ाएंगे उनका हम वेतन भी बढ़ाएंगे। दिया है मंत्री जी को भी, इनको भी हमने कह दिया कि जरा देख लीजिए, जो अगर नहीं स्कूल में पढ़ाते हैं निकलवा दीजिए उनको, छोड़िए नहीं। और जब अगर पढ़ा देंगे तो उनको और ज्यादा दीजिए पैसा, ताकि खूब बढ़िया। शिक्षा दिवस के अवसर पर जहां मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को पढ़ाने की नसीहत दी, तो मुख्यमंत्री ने बैगलेस सिस्टम की शुरुआत कर बच्चों को बड़ी सौगात भी दी है। अब हर शनिवार को बच्चे बिना बैग के स्कूल जा सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रदेश चुनाव समिति की बैठक को लेकर कहा कि यह बैठक वर्चुअल हुई थी क्योंकि वे देश से बाहर थे। उन्होंने कहा कि बैठक में कुढ़नी उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ कई नेता शामिल रहे। मैं कॉप में गया हुआ था बाहर, इसलिए जो हमारी चुनाव समिति की बैठक हुई थी वह वर्चुअल हुई थी और उसी बैठक में जो निष्कर्ष निकला था उस निष्कर्ष को एक छोटे से ग्रुप में विस्तृत चर्चा हुई कि हमारे किन नामों की अनुशंसा हमें केंद्र को भेजनी चाहिए। इसी पर माननीय विनोद तावड़े जी के साथ कुछ प्रमुख नेताओं की चर्चा हुई। मुजफ्फरपुर की कुर्नी सीट पर वीआईपी ने जीत का दावा किया है। वीआईपी प्रवक्ता ने कहा कि सभी पार्टियों को वीआईपी की ताकत का अंदाजा हो गया है, इसलिए बीजेपी में बौखलाहट है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वीआईपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। संजय जायसवाल जी को हमारे नेता आदरणीय सनोप मला रात में सपने में ही आ रहे हैं। भाजपा का हर एक जितने भी बड़े नेता हैं सबका सपने में आदरणीय सनोप मला मुकेश सहनी जी आ रहे हैं। बोचाहा का तो टेलर ये लोग देख चुके हैं, बोचाहा में किस तरह बुरी तरह हारा। कोई छिपा हुआ है बोचाहा में क्या हुआ। बिहार की हवा सांस लेने लायक नहीं रह गई। हवा की शुद्धता के पैमाने में ज्यादातर शहर फेल साबित हुए हैं। मोतिहारी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 है, जो खतरनाक है। यही नहीं, कई और शहरों के हालात भी ऐसे हैं। सिवान का AQI 406 है तो समस्तीपुर का 328। राजधानी पटना की हालत गंभीर है। पटना का AQI 275 है तो मुजफ्फरपुर का 311। दरभंगा, भागलपुर, अररिया, आरा, बेगूसराय ऐसी जगह हर जगह स्थिति एक जैसी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिससे हवा की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है, तो 100 से ज्यादा
खतरनाक इसे माना जाता है। राजधानी पटना का जो अंक है वो 275 है। तो AQI लेवल हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में जिलेवार तरीके से राजधानी से लेकर जो प्रमुख जिले हैं वहां का एयर इंडेक्स क्या कहता है। तो हवा में फैलता हुआ जहर है वो अब बढ़ता जा रहा है। AQI लेवल से यह पता चलता है कि आप सांस ले रहे हैं, जिस हवा से आपको मदद मिल रही है, आप जी रहे हैं, वो शुद्ध कितनी है। तो आप देखिए कि जो इंडेक्स बता रहा है उसमें 100 से अगर ऊपर ये पॉइंट जाते हैं तो बहुत खतरनाक माना जाता है। ऐसे में कई ऐसे जिले हैं, राजधानी पटना का जो आंकड़ा है वो 275 है, लेकिन आप आरा की तस्वीर देखिए 191 यानी 91 ज्यादा है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। इसके अलावा कई और जिले हैं जैसे कि बेगूसराय, जहां पर एयर इंडेक्स है 381। आप समझिए कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां हवा प्रदूषित है, सांस लेने लायक नहीं है। बिहार शरीफ में भी यह अंक 230 तक है, तब 100 से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। तो आप समझिए कि 130 ज्यादा हैं आप, यानी हवा में प्रदूषण काफी फैल चुका है। बक्सर का इंडेक्स बता रहा है कि 377। इसका मतलब यह हुआ कि काफी जहरीली हवा के बीच आप सांस ले रहे हैं। तो धुएं का जो गुबार है, जो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है, उससे बचने की जरूरत है। तो फिलहाल प्रदूषण और उसका जो अंक है यह हम आपको दिखा रहे हैं। PFI पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। केंद्र ने PFI के साथ संदिग्धों के नाम, उनके बैंक खाते, पैन नंबर की डिटेल भेजी है और इसके बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम को कार्रवाई का निर्देश दिया है। PFI पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। केंद्र ने भेजी संदिग्धों की जानकारी। UAPA एक्ट के तहत हो कार्रवाई। PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये वो संगठन है जिस पर देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने के अनगिनत आरोप हैं। गृह मंत्रालय ने PFI के खिलाफ UAPA एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में PFI के खिलाफ केंद्र सरकार पहले ही एक्शन ले चुकी है। PFI को प्रतिबंधित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद PFI की जो गतिविधियां हैं उस पर पूरी रोकथाम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरीके से गंभीर है। गृह मंत्रालय की तरफ से बिहार के मुख्य सचिव को 7 लोगों के नाम, बैंक खाता और पैन नंबर की डिटेल भेजी गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से भेजी गई सूची में 1 अररिया, 4 दरभंगा और 1 मुंबई सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। इसमें मुख्य नाम है एहसान परवेज, स्टेट सेक्रेटरी, नूरुद्दीन जंगी, लीगल हेड PFI, महबूब आलम, जिलाध्यक्ष मिथिलांचल। इसमें एक नाम है नूरुद्दीन जंगी, जो लीगल हेड बताया जाता है और लखनऊ से इसकी अरेस्टिंग की थी पटना की SIT की टीम ने। इसके अलावा जो दूसरे नाम हैं उसमें एहसान परवेज और महबूब आलम का नाम है। तो ये भी पद पर, जो PFI का ऑर्गेनाइजेशन था उसमें ये पद पर थे। स्टेट सेक्रेटरी था एहसान परवेज, जबकि महबूब आलम जो है वह मिथिलांचल UB सीतामढ़ी का था, ये जिलाध्यक्ष था। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भेजी गई जानकारी के आधार पर राज्य के गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को PFI के अन्य सहयोगी संगठनों पर भी ठोस सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। डीजीपी को फर्जी कॉल कर अपने लिए पैरवी करवाने वाले गया के तत्कालीन SSP और पूर्व निलंबित IPS पदाधिकारी आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। भागता अपराधी और पीछा करती पुलिस की कहानी बहुत पुरानी हो गई। बिहार में आजकल भागता पुलिस अधिकारी और ढूंढती पुलिस की चर्चा काफी जोरों पर है। यह पुलिस वाला कोई सिपाही दारोगा नहीं है, बल्कि IPS अधिकारी है। नाम है आदित्य कुमार।
गया के तत्कालीन एसएसपी और निलंबित आईपीएस पदाधिकारी आदित्य कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। डीजीपी को फर्जी कॉल कर अपने लिए पैरवी करवाने के मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर आर्थिक अपराध इकाई ने आदित्य कुमार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की कवायद तेज कर दी है। आर्थिक अपराध इकाई ने अपना प्रस्ताव सीआईडी को भेजा है कि आदित्य कुमार की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वो विदेश भाग सकते हैं। अब सीआईडी इस प्रस्ताव को सीबीआई को भेजेगा, जो इंटरपोल की नोडल एजेंसी है। अब उस पूरे कांड को जान लीजिए जिसकी वजह से निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार फरार है। दरअसल गया के शराब कांड को खत्म कराने के लिए आदित्य कुमार ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के नाम पर डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को कॉल करवाया था। आदित्य ने यह फोन अपने दोस्त अभिषेक के जरिए कराया था। आदित्य के शागिर्द अभिषेक को गिरफ्तार किया जा चुका है। आदित्य कुमार का मोबाइल नंबर 15 अक्टूबर से ही बंद है। उनका लास्ट लोकेशन पटना में ट्रेस किया गया। उसी दिन ईओयू ने आदित्य कुमार पर केस दर्ज किया था। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी के बीच पटना हाई कोर्ट में आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। आदित्य कुमार के वकील ने कहा कि आदित्य के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। वो मुकदमा 1.25 महीना पहले यानी कि 10 सितंबर को ही समाप्त हो गया था। तो आप क्या ये विश्वास करेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई मुकदमा समाप्त हो गया हो, वो फिर उस मुकदमे को समाप्त कराने के लिए और ऐसा कोई काम करेगा? और आईपीएस ऑफिसर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है। अब देखना होगा कि एक निलंबित आईपीएस अधिकारी अपनी ही पुलिस से कब तक लुका छिपी का खेल खेलता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में छेड़खानी के आरोप में एक युवक के हाथ और पैर बांधकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने गांव के लोगों से युवक को बचाया है। मामला पारू थाना क्षेत्र के पड़ा दाऊद गांव का है। बताया जा रहा है कि युवक पर एक युवती ने छेड़खानी का आरोप लगाया। इसके बाद युवती के परिजनों ने उसे पकड़ा और हाथ पैर बांधकर पिटाई शुरू कर दी। हाजीपुर में एक बुजुर्ग मां की शिकायत पर उसके अधिकारी बेटे को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मनोज कुमार है, जो सीतामढ़ी जल संसाधन विभाग का एसडीओ है। चढ़ुआ के पुल कुमारी चौधरी ने 10 अक्टूबर 2020 को नगर थाने में मनोज और उसकी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि बेटे ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। महिला की शिकायत पर 22 मार्च 2022 को कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और इसके बाद फरार मनोज को नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस है इनके माँ के द्वारा किया गया था, शायद 17 या 20 में केस किया गया था। उसमें एक नल बेरून वारंट कोर्ट से निकला गया था। उसी में मनोज कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मारपीट करते रहे, कुछ कही तो मार बैठे, गाड़ी देवे निकाल के बहरा भगा दिलक, मारल के दौड़ा कर हम वहीं के भीड़ा रुक गई। मोबाइल ले रहे हाथ में छीन कर फोड़ दिलक। तो कौन आपके साथ ऐसा किया करता है? बेटा है छोटा। अपने पहले उपन्यास से लेखन के क्षेत्र में पहचान बना चुके मधुबनी के नवीन चौधरी ने युवा लेखकों से अपने अनुभव साझा किया। नवीन चौधरी ने नृत्य कला मंदिर सभागार में युवा लेखकों को पहली किताब लिखने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसे लेकर संवाद किया। उन्होंने बताया कि अधिक किताबें पढ़नी चाहिए। लेखक नवीन चौधरी ने अपने उपन्यास जनता स्टोर और 2.5 साल के बारे में भी युवा लेखकों से बातचीत की और बताया कि वो अपना अगला उपन्यास बिहार की ग्रामीण राजनीति पर लिख रहे हैं। सबसे ज़रूरी है किताबें पढ़ना। अभी जो पढ़ने की कहीं ना कहीं हम लोग जो है दूरी होती जा रही है, तो लिखा नहीं जा सकता अगर हम पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कितना कुछ लिखा जा चुका है, किस तरीके से लिखा जा चुका है। तो ये जो सीख है किताबों को पढ़ते हुए अपने आप आती है और जब उसको हम सीखते हैं तो एक नया शैली हम खुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी। तो मैं हमेशा चाहूँगा कोई भी नया लेखक जो बनना चाहता है खूब पढ़े, जितना ज़्यादा पढ़े उतना उसके लिए बेहतर होगा। नहीं, आप क्या रचनाएं दे रहे हैं अपने? मेरे अभी 2 उपन्यास हैं। पहला जनता स्टोर जो कि छात्र राजनीति पर आधारित है और दूसरा 2.5 साल जो कि मीडिया पुलिस पॉलिटिक्स इसके ऊपर आधारित है। तीसरे के ऊपर अभी काम चल रहा है। चूँकि मैं ये दोनों उपन्यास राजस्थान की पृष्ठभूमि पे थे, लेकिन मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं यहीं से पैदा हुआ, बाहर पढ़ने चला गया, तो मुझे लगता है कि मेरी मिट्टी का कर्ज थोड़ा बाकी है। तो अगला जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं बिहार के ऊपर ही कर रहा हूँ। आगे देखिए जोहार झारखंड।
गंदगी